नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत की खास प्रस्तुति यानी खास मुलाकात से आप इस वक्त जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। इनके बारे में परिचय देते हुए आपको बता देते हैं कि ये रीवा शहर से कांग्रेस के मेयर हैं यानी महापौर। इन्हें अजय मिश्रा बाबा कहा जाता है। जमीनी होने के कारण 3 बार पार्षद चुनकर परिषद में पहुंचे थे। कांग्रेस नेताओं के पसंदीदा नेता कहे जाते हैं। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अजय सिंह की अगर बात करें तो शायद ही उनका पत्ता राजनीति में हिलता हो इनकी राय के बगैर। यानी कई महत्वपूर्ण मुद्दों में अजय मिश्रा जी का शामिल होना जायज है, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और अजय मिश्रा के करीबी होने का इनको फायदा भी मिला, ये कहा जा सकता है। अजय मिश्रा जी के अगर परिवार की बात की जाए तो उनके दादा 2 बार विधायक रह चुके हैं। रीवा में कांग्रेस 23 साल बाद जीती, यानी उस चक्र जिसको हम चक्रव्यूह बोलते हैं बीजेपी का, उसको तोड़ते हुए कांग्रेस की तरफ से सामने आए अजय मिश्रा जी, जो कि इसके पहले भी दखल रखते थे। 30-32 साल से लगातार राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मंझे हुए राजनीतिज्ञ कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं। आगे की बातचीत जो होगी वो उन्हीं के साथ होगी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं खबर भारत की तरफ से अजय सर का। अजय मिश्रा जी जिन्हें बाबा सर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है इसी बात को हम उठा लेते हैं कि अजय मिश्रा और बाबा, ये आपका निकनेम, उपनाम कहा जाए जो लोगों के बीच में चर्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद है खबर भारत में आज चर्चा करने के लिए कांति प्रिया जी। जी सर, तो वो सवाल मुझे लगता है पहले जवाब ले लेती हूँ आपसे। अजय मिश्रा बाबा ये मेरा निकनेम है। ये मेरे माता पिताजी, मेरे बाबा जी ने रखा था, बाबा नाम। मैं छोटा सा था, बहुत कहते हैं बड़ा सुंदर सा था, तो लोग घर में बाबा बाबा कहते थे। और ये बाबा ऐसा प्रचलित हुआ कि आज रीवा के सम्मानित मतदाताओं ने, रीवा की जनता ने इस बाबा को रीवा का महापौर बना दिया। क्या बात है, वाकई 20 साल बीजेपी का गढ़ जो माना जाता है रीवा को, और आपने उस व्यास को तोड़ दिया। और आपको ये भी बता दें, ये वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया ये शब्द क्योंकि उम्मीदवार प्रबोध व्यास को आपने हराया था। देखिए, इस बार रीवा की जनता ने अपने सेवक के लिए चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के फर्जी विकास से लोग थक चुके थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के नाम पे ठग रही है, झूठे प्रलोभन दे रही है। उन्होंने कोई विकास नहीं किया, उन्होंने ठेकेदारी की। जो रीवा के हमारे रसूखदार नेता थे, हमारे रीवा के विधायक थे, 15 साल मंत्री थे, 20 साल से विधायक हैं, और पावरफुल मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने सिर्फ अगर विकास के नाम पे कुछ किया तो ठेकेदारी की, सरकारी ज़मीनों को बेचा। ये रीवा की जनता को अच्छी तरह से मालूम हो गया। यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं कि साफ पानी पीने को मिल जाए। यहाँ के रीवा के लोग सड़कें के लिए तरस रहे हैं। जो सड़कें किसी तरह बनी शोर सिफारत से, वो सड़कों को सीवर लाइन के नाम पे तोड़ दिया गया, गैस पाइपलाइन के नाम पे तोड़ दिया गया, उसके रेस्टोरेशन में भ्रष्टाचार कर दिया गया। जल निकासी नहीं हो पा रही, थोड़ा सा पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। नालियाँ नहीं हैं, पीने को साफ पानी नहीं है, जो पानी मिल रहा वो 10 मिनट मिल रहा, प्रदूषित, जहरीला, बदबूदार। स्ट्रीट लाइट नहीं है, पार्क नहीं है। तो गरीबी रेखा में राशन कार्ड में नाम जुड़वाने वाले नगर निगम भटकते रहते हैं। तो इस तरह के विकास से लोग त्रस्त हो गए और त्रस्त होकर उन्होंने रीवा के इस बार एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो उनके लिए 15 साल सड़क में संघर्ष किया, उनकी हर लड़ाई को लड़ा, उसके लिए मुकदमे लगे, जेल जाना पड़ा, सारा कुछ हम लोगों ने किया। तब आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि रीवा के लोगों ने हमें स्नेह के रूप में महापौर का पद दिया। बिल्कुल, यानी आप बेहतर तरीके से, क्योंकि आपने जैसा कि अभी बात कही कि ज़मीनी तौर पर आप जुड़े हुए थे इतने सालों से, तो इस बार लोगों ने कहा कि हमारे बीच में से ही एक सदस्य उठकर जाएगा, जो कि हालांकि आपका दखल पहले से रहा है, लेकिन जब उनकी समस्याओं को गहरे तब कोई समझने लगता है तो जनता अंधा विश्वास करने लगती है, और वो अंधा विश्वास एक जिम्मेदारी लेकर आता है नेता के ऊपर। क्या कहेंगे? देखिए, रीवा की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। उनको ये मालूम है कि जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी के 23 साल निर्वाचित महापौर थे, उनकी एमआईसी थी, उन्हीं की परिषद थी। कांग्रेस तो विपक्ष में बैठती थी, पर जब मैं 2014-15 से लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष रहा तो हमने वो सारे
मुद्दे उठाए जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे। एक रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी गई। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। 2016 में उसकी निविदा बुलाई गई, 15-16 में, जैसे ही हम लोग परिषद में पहुंचे, तीसरी बार के पार्षद थे। यह हुआ कि एक नई रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी जाएगी। 1,82,00,000 रुपए की उसकी निविदा बुलाई गई, जिसकी कीमत उस समय बाजारू कीमत 42 से 45 लाख थी। ठीक। जब उसका मामला हम लोगों ने उठाया और उसको लेकर लोकायुक्त तक गए, तब जाकर कहीं उस मशीन को लौटाया गया। ये स्थितियां, परिस्थितियां आपको बता दें कि रीवा में रही आई। ऐसे भ्रष्टाचार किए गए कि अगर हम गलत थे तो वो रोड स्वीपिंग मशीन को लौटाई गई। अगर हम गलत नहीं थे, अगर हम गलत थे तो फिर हमें सजा दिया जाता। यानी हम गलत नहीं थे और भ्रष्टाचार था, वो रोड स्वीपिंग मशीन लौटाई गई, उसका पैसा वापस आया। ऐसे ही सीवरेज का काम चालू हुआ 214 करोड़ का, हमने उसका विरोध किया। और हमने जब उसका विरोध किया तो ये उस समय तत्कालीन महापौर ममता गुप्ता थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम है विरोध करना, विकास को रोकना। हमने बताया कि के निस्पन कंपनी जो है वो डिफाल्टर है और वो यूपी जल बोर्ड से डिफाल्टर हो चुकी है, वो काम नहीं कर सकती है। पर ये नहीं माने। भारतीय जनता पार्टी के शासन के सत्ता के दबाव में, लोकल एमएलए जो मंत्री थे उस समय उनके दबाव में, इन लोगों ने हमारी बातें नहीं मानी और आखिर अभी 1 साल पहले उस कंपनी को क्यों ब्लैक लिस्टेड किया गया। यानी हम जनता की नजर में सही निकले इसी बातों को लेकर कि जो हमने बोला वो सामने आया। क्या मैं एक सवाल रख सकती हूँ इस पर? बिल्कुल। अगर ये बातें बिल्कुल सही है, अगर इस बात का आधार है ही तभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर ये जो रिकॉर्ड अभी चुनाव के सामने आए उसमें बीजेपी का दबदबा इतना क्यों? अगर जनता समझ रही है, पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस की बात करें, राजनीति में कांग्रेस की चुनौतियों की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने क्या आ रही है जिसको वो पार नहीं कर पा रही? अभी हम उदाहरण देख रहे हैं, अभी 2023 बाकी है। देखिए, इस बार के जो नगरीय निकाय के 16 नगरीय निकायों के चुनाव हुए और जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें सारे में कांग्रेस जीत के आई। आप बुरहानपुर और उज्जैन में जो नंगा नाच बीजेपी ने किया, काउंटिंग पूरी नहीं हुई इसके पहले घोषणा कर दी, वो उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में करने की कोशिश की और हर जगह वो धन और बल पे जोर देकर वो लगातार दबाव बनाकर पार्षदों को खरीदना, विधायकों को खरीदना, सरकार गिराना। पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराया, फिर कर्नाटका की गिराया, फिर महाराष्ट्र की गिराया, फिर गोवा गिराया। ये उनका पेशा हो चुका है। पब्लिक के बीच में झूठ बोलना और ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलना, ये भी उनका पेशा हो चुका है। अब एक सवाल और बन जाता है इस पर, क्या वाकई खरीद फरोख्त से नीति को बदला जा सकता है? एक चीज। दूसरी चीज, जो बिक जाए वो सच्चा कभी था ही नहीं, विश्वास पात्र कभी था ही नहीं। तो इसका मतलब जो बाकी हैं उन्हीं से आगे की लड़ाई को जारी रखना होगा। इसको कुछ इस तरह भी समझा जा सकता है? बिल्कुल, आपने कांति प्रिया जी सही बोला कि जो बिक जाए उस पर विश्वास कैसा। ये जनता ने ये सोचा कि ये खरीद फरोख्त का तो धंधा है। जनता ने निर्वाचित किया, जनप्रतिनिधि अपना बनाया, वो उसने बीजेपी को नकार के कांग्रेस को वोट दिया। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने और वो जिले की जनता ने, और वो सीधे उठे और 50 करोड़ रुपए लेकर चले गए भाजपा में। तो जनता ये समझ गई, इसलिए अब जनता ने ये सोचा है कि पूरी तरह से ही बीजेपी को जड़ से उखाड़ दें। ये ऐसी एक पार्टी है जो भाई से भाई का विवाद करा देती है, जात धर्म पे ये चली जाती है, जबकि कांग्रेस पार्टी सर्वहारा भर की पार्टी है। इसने कभी भी भाई से भाई को नहीं लड़ाया, जात धर्म की बातें नहीं की। हमारी पार्टी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी जी हैं, उसके पहले महात्मा गांधी जी थे, आपके लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी थे। इन्होंने तो कांग्रेस को के माध्यम से देश को जोड़ा। इन्होंने कभी देश तोड़ा नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी ने तो देश तोड़ने का काम चालू कर दिया और वो इस हद तक आकर गिर गए कि अब वो लोकतंत्र पे प्रहार करने लगे। उन्होंने लोकतंत्र की
मर्यादाओं को लांघ दिया। वो विधायकों को खरीदने लगे, सांसदों को खरीदने लगे। हमारे रीवा में तो हद हो गई कि हमारे यहाँ पार्षद खरीद के और पार्षदों को 5 दिन के लिए बाहर ले गए। हाँ। वोट डालने के समय तक उनको नहीं आने दिया। बात फिर घूम फिर कर वही आती है, उन्होंने खरीदने की कोशिश की और यहाँ से पार्टी के सदस्यों ने बिकने के लिए मंजूरी दे दी। तो वो ही ना कि अन्याय करने वाला भी अपराधी और सहने वाला भी अपराधी। अपराधी तो दोनों ही हुए। तो पार्टी, दोनों ही पार्टी में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सोच अगर बदल ले तो बिल्कुल दोनों ही पार्टियों से निष्कासित कर देना चाहिए उन सदस्यों को जो बिकने के लिए तैयार हो गए और जिन्हें खरीदने के लिए तैयारी जिनकी शुरू हो गई। ये बताइए, मैं यही बोल रहा हूं, जब देश में लोकतंत्र नहीं है तो निष्कासित कौन करेगा? बिल्कुल। केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार, निष्कासित कौन करेगा? जब भी दल बदल कानून की बात आती है तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, वहां सुनवाई नहीं हो रही है। तो आखिर ये बताइए कि जाएं कहां? हमारे पास तो सिर्फ एक जगह बसती है, जनता की अदालत। बिल्कुल। अब इस बार कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत के माध्यम से चली तो आप देख लीजिए 16 में से रिजल्ट सामने है आपको। 5 महापौर हमारे हो गए, एक मतलब निर्दलीय हो गए। टक्कर देने की कोशिश तो पूरी की गई और टक्कर दी भी। एक निर्दलीय हो गए, एक आम आदमी का हो गया। बुरहानपुर और उज्जैन का रिजल्ट हमारे पक्ष में ही था, हराया गया, अन्य तो 7-7 हो जाते। तो आखिर शहरी क्षेत्र में अगर जनता ने कांग्रेस को पसंद किया तो ग्रामीण अंचल में तो हवा बहुत तेज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2023 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और 2024 में भी कांग्रेस पार्टी ही की सरकार बनेगी। क्या अब ऐसा आपको ऐसा लग रहा है, जीत के बाद मैं आपसे पूछूंगी, कि अब जनता ये अच्छी तरह समझ चुकी है कि अब दावों और वादों से काम नहीं चलेगा, अब काम करने से काम चलेगा? पहली चीज, यहाँ पे जो अभी आपने रेशो बताया, जो हम सभी जानते हैं, अगर 16 सीटों की हम बात करें, बिल्कुल ये पानी की तरह एकदम स्पष्ट है कि जनता भी बट चुकी है। अब ये पार्टी में बटे हुए लोग नहीं है, दरअसल अब जनता बट गई है। इसको ऐसा माना जाएगा, लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, कि अब जनता को तय करना पड़ेगा, वही बता देगी कि कौन सही है कौन गलत। तो यानी अब पार्टी की लड़ाई और ज्यादा मजबूत हो जानी चाहिए, और ज्यादा कमर कसनी पड़ेगी 2023 के लिए। बिल्कुल आपने सही बोला कि जनता ने ही समझ लिया। हम तो जनता के अदालत में पहुंच गए और जनता को पूरी सच्चाई मालूम हो गई कि एक ऐसी पार्टी है जो सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, जो जनता के लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसके भविष्य को लेकर, उसके भोजन को लेकर, उसके शिक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उस महंगाई को लेकर लगातार आंदोलन है। और एक ऐसी पार्टी है जो जनता को गुमराह किया, मंदिर मस्जिद के नाम पे किया, जात धर्म के नाम पे किया। तो जनता को ही अब चुनना है और जनता ने अपना मन बना लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी की ही अगली सरकार बनाएंगे। ये लड़ाई आपकी इतनी आसान भी नहीं थी। दर्शकों को भी याद होगी वो मुख्य लाइन, वो हेडलाइन जिसको हम बोलते हैं मीडिया की भाषा में, कि जब शपथ पत्र आप जमा कर रहे थे और उसमें संपत्ति का जब ब्यौरा दिया जाना था तो अधिक, आधी से भी ज्यादा, कहा जाए 99% कह सकती हूँ क्या मैं, आप मुझे सही कीजिएगा, पत्नी के नाम संपत्ति निकली। तो ये हेडलाइंस बन गई थी। देखिए, जब शादी होती है तो अर्धांगिनी का दर्जा पत्नी को दिया जाता है, तो संपत्ति भी आधी ही होनी चाहिए। और जो भी संपत्ति हमारे पास है ये हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई और अर्जित की हुई संपत्ति है। हमारा ये मन आया कि मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, AA BEd है। मेरे जीवन में उसके बहुत बड़ा योगदान है। मैं राजनीति में था, पार्षद था जब मेरी शादी हुई। इसके बाद मैं 2004 में गैप कर दिया और जब 2009 का चुनाव आया, टिकट नहीं दी कांग्रेस पार्टी ने, तो मेरी पत्नी ने ही मेरे को प्रोत्साहित किया कि आप निर्दलीय लड़ो, आपको रीवा की जनता पसंद करती है, बाढ़ के लोग पसंद करते हैं। और मैं चुनाव जीता, लड़ा और जीता जी। कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी मैं लेट आया, देरी से आया, बाहर रहा, कभी भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि उसके तरफ से ना है।
हमेशा मेरी वाइफ गीतांजलि मिश्रा ने मुझे प्रोत्साहित किया। मेरे 2 बच्चे हैं, पूरे परिवार को संभालती हैं, और अभी इस मेयर के इलेक्शन में जितना मैंने प्रचार किया उतना डोर टू डोर लोगों के बीच में उसने भी प्रचार किया, और उसका आज परिणाम ये है कि मैं आप मेयर बन चुके हैं रीवा के। बिल्कुल, वो विश्वास जो जताया गया था जनता की तरफ से भी, और ये कहा जाए कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ये भी चरितार्थ हो गई बात। अब बात करते हैं उन विकास कार्यों की। पूरे प्रदेश की हम बात करें, जहां जहां गैप मिला उस खाली स्थान को भरने का काम, भरने के लिए दावा करने का काम, उन दावों को पूरा करने का वादा करने का काम कांग्रेस ने किया। यानी रीवा शहर की बात से उठा लेते हैं कि कई विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं, मतदाताओं में इसको लेकर खासी नाराजगी दिखी थी, और जब आपने वो वादा किया कि उन विकास कार्यों को कांग्रेस पूरा करेगी, ये लाइन पूरे प्रदेश में चली थी। सभी कांग्रेसी उन योजना जो अधूरी पड़ी हैं योजना, उनको पूरा किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। जो पहल की गई थी और बीच में रोक दी गई थी, उन पहल को पूरा किया जाएगा अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो। अब जहां जहां मौका मिला है, क्या उन मौकों को भुनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि 2023 में जो अभी प्रतिशत आप बता रहे थे वो 100% कांग्रेस का राज हो जाए? बिल्कुल आपने सही बोला कांति प्रिया। एक संकल्प पत्र जारी किया है हमने, उसमें रीवा के लिए मेयर हेल्पलाइन है, एकल खिड़की है, जो योजनाओं से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की अगर जरूरत हो उसके लिए होना चाहिए। पत्रकारों के लिए हमने भवन की बात की है कि उनको, जो हमारे बहुत से पत्रकार हैं, श्रमजीवी हैं, एक एक कमरा के घर किराए के मकान में रह रहे हैं, तो अगर सस्ते दर पे उनको मकान या प्लाट मिल जाए तो ये भी एक हमारे घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र में है। पहली प्राथमिकता हमारी इन्हीं सब 7 बिंदुओं पर है कि जो गंदा पानी आ रहा है वो स्वच्छ पानी मिले लोगों को, जो निर्माण कार्य सीवरेज के नाम पे सड़कें तोड़ दी गई हैं उनकी सड़कों को रिपेयर कराया जाए, जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था बनाई जाए। तो हमने जो ये सब चीजें, इतनी बातें जो हमने पहले चरण में रखी हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमने अभी परसों अधिकारी कर्मचारियों की कमिश्नर के साथ बैठक लेकर साफ साफ निर्देश दे दिया है जी कि ये 7 बिंदु हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। जैसे ही MIC की बैठक होगी इसको हम पास करेंगे, और पास करके जनहित के मुद्दे हैं इसको आगे बढ़ाएंगे। जी हमने जो संकल्प लिया है उसको पूर्ण करने के लिए हम वचनबद्ध हैं, और हम आपको बता दें कि 5 साल में एक ऐसा रीवा हम देंगे जो महानगर की श्रेणी में आएगा। अभी तक महानगर की श्रेणी का नाम लिया गया, महानगर नहीं बना। एक सड़क जो चौराहा से रहता चल रही है, उस पे लगातार निर्माण कार्य जारी है। आज भी आप जाएंगे तो नाली बन रही है, सड़क कंप्लीट हुई नहीं है, उखड़ना शुरू हो गई। तो ये जो विकास कार्य के नाम पे ठेकेदारी रीवा के विकास पुरुष लोगों ने की है, वो ठेकेदारी प्रथा बंद करने के लिए रीवा की जनता ने हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को चुना है, वो हम संकल्प पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। अब ये बात भी निकल कर आएगी कि मध्य प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस काबिज है, जहां जहां मौका दिया है जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पर विश्वास जताते हुए, तो क्या लगता है कि नए विकास कार्य, एक बार फिर से नई योजनाएं लाने की बजाय जो रुके हुए काम है, भले ही वो किसी भी पार्टी की वजह से रुके हुए क्यों ना हो, उन रुके हुए और अधूरे कामों को पूरा करके भी विश्वास जीता जा सकता है, बजाय एक नए घर को तैयार कर देना, एक नया महल तैयार कर देना, नया भवन तैयार कर देना, या एक जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ भवन उसे दुरुस्त कर देना। देखिए नए विकास कार्य तो करेंगे, बाडो के अंतिम छोर से जो विकास कार्य चालू होगा, जहां पर विकास नहीं हुआ, और वो विकास कार्य जब मेन सड़क में आएगा तब तो महानगर बनेगा। विकास कार्य नगर निगम की प्राथमिकता में 3-4 होता है जी। पीने को स्वच्छ पानी मिले, चलने को अच्छी सड़क मिले, बिल्कुल, जल निकासी के लिए नाली मिले, स्ट्रीट लाइट मिले, और टहलने घूमने के लिए पार्क मिले।
ये विकास कार्य की श्रेणी में आते हैं। रीवा में यही पांचों चीजों का अभाव है। बिल्कुल। महानगर की श्रेणी में जो लोग रीवा को ले आ रहे थे, उन लोगों ने नगर निगम में अधिकारियों की पूर्ति नहीं की। नगर निगम में कर्मचारी बहुत कम है, अधिकारी बहुत कम है, जो हैं वो रिटायरमेंट की कगार में है। ऐसे लोग शासन सत्ता में बैठे थे जो सिर्फ अपना लाभ देखने के लिए नगर निगम को एक मोहरा बनाए हुए थे और उस मोहरे पे अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। रीवा की जनता ने ऐसे लोगों को रास्ता दिखा दिया है कि अब 2023 में भी आप घर बैठिए और ऐसे ही शतरंज की बिसात बिछाते रहिए जैसा आपने रीवा के विकास के लिए बिछाया। जी। नगर निगम में अगर जनता की समस्याएं शुरुआत नगर निगम से होती है तो समाधान भी वहीं होता है, जिसके लिए महापौर चुने जाते हैं और महापौर का ये दायित्व बन जाता है। उनके कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता की मूलभूत सुविधाओं की, जैसा आपने जिक्र किया, पानी की बात करें, सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, और एक मुख्य बिंदु जो रह गया वो मैं बता देती हूँ, शिक्षा के मंदिर की बात करें। शिक्षा का अधिकार, जिसके लिए हम बोलते हैं जीने का अधिकार, अच्छा खाने पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, तो इन सभी अधिकारों को सुनिश्चित करना, उन्हें ये सभी सुविधाएं मिले, उसको सुनिश्चित करते हैं महापौर। नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। पूरे प्रदेश भर की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिलती है। जिससे भी बात करो वो एक ये वाक्य जरूर बोलता है कि भाई बहुत भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा, ये इस मुद्दे पर कोई बात करता नजर नहीं आता। भ्रष्टाचार है, सबको पता है, अब तो आम जनता को भी पता है। समाधान कहां से निकलेगा? समाधान निकलेगा जब हमारे जैसे लोग बैठेंगे, जहां जहां हमारे कांग्रेस के लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। 20 साल का बिगड़ा स्ट्रक्चर है। 20 साल से जिस नगर निगम में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है भ्रष्टाचार लगातार है। काजल की कोठरी है रीवा नगर निगम, जहां भी आप हाथ रखें वहीं काला हो जाता है। इन्होंने संपत्ति कर बढ़ा दिया, 30 से 70% कर दिया। इन्होंने जल कर बढ़ा दिया, इन्होंने शिक्षा उपकर बढ़ा दिया, और शिक्षा उपकर का पैसा पूरे नगर निगम क्षेत्र के जो स्कूल बने हैं गवर्नमेंट के, नगर निगम का तो हमारे एक ही 2 स्कूल है, जो भी बने हैं उसके टॉयलेट में लगा दिया। नगर निगम के पैसे को इन्होंने शिक्षा के लिए नहीं लगाया कि जो हमारी गर्ल्स स्कूल है उसका उन्नयन कर दें, उसको अच्छी जगह स्थापित कर दें, उस पर नहीं लगाया। उन्होंने उस पैसे का पूरे रीवा शहर के स्कूलों में दुरुपयोग किया और सारा पैसा ठेके के माध्यम से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यही इनका विकास है। इसी सब विकास को देख के रीवा की जनता ने इस बार महापौर से को तख्ता पलट किया। एक उदाहरण से आपसे सवाल रखती हूँ। ये हाल ही में एक खबर चली जिसमें एक ग्रामीण अपने क्षेत्र के विधायक साहब को अपनी समस्याएं बता रहा था। विधायक साहब पसीना पोंछते नजर आ गए। ध्यान से सुनिएगा अजय सर, मुझे लगता है यहाँ से आपके जो बातें कही जाएंगी वो उनके लिए बहुत काम आने वाली हैं। रघुनाथ सिंह उनका नाम है, और जिस तरह से सिर्फ वो पसीना ही पोंछ रहे थे, उसकी बात का जवाब नहीं दे पाए। गलती शायद प्रदेश सरकार की नहीं होगी, ये कह सकते हैं कि उन्होंने योजनाएं बना दी और उनके संचालन के लिए अधिकारी जिम्मेदारों को बैठा दिया गया है। हर चीज पर तो मुखिया नजर नहीं रख सकता, लेकिन मुखिया ने जिन लोगों को निर्धारित किया है, उन अधिकारियों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि किस तरह से वो काम किया जा रहा है। नहीं, जैसे कि विधायक साहब को जवाब देना चाहिए था। ऐसे तमाम ग्रामीण है सर, ये सिर्फ एक पंचायत का मामला नहीं था। क्या कहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हर स्तर पर जो छोटे छोटे से लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े पायदान पर बैठे हुए अपने पद को संभालने वाले जो लोग हैं, उनको अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए? सीधे प्रदेश सरकार पर उंगली उठाने से बेहतर है उसके नीचे की जो परतें हैं, उन परतों पर से धूल हटानी चाहिए। बिल्कुल आपका सही कहना है कि जिन लोगों को बैठाया गया है जवाबदेही उन्हीं की होती है। नीति बनती है स्थानांतरण की, इसीलिए स्थानांतरण नीति बनाई जाती है कि एक पद में बैठा व्यक्ति 2 साल या 3 साल से ऊपर नहीं रहेगा। ठीक। उस जगह का लोकल व्यक्ति उस संभाग में नहीं रहेगा। ठीक।
आखिर ये नीतियों को तोड़ता कौन है? कांग्रेस ने नहीं तोड़ा। कांग्रेस ने धार धार ट्रांसफर किए जो भ्रष्टाचारी लोग थे, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार खत्म हुई, इन्होंने ये बोल दिया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को कि ये तो ट्रांसफर करने के लिए माहिर है। पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार को इन्होंने गिराया अपने धन और बल के दम पे, वैसे लगातार पूरे कोरोना काल में इन्होंने हस्तांतरण किए। ये गाल बजाने वाली पार्टी हो गई है। सारे भ्रष्ट अधिकारियों को इन्होंने चिन्हित कर करके बैठा दिया। सम्मानित विधायक जी को धरने में बैठना चाहिए था। अगर उस एक ग्राम पंचायत के व्यक्ति ने उनसे एक सवाल किया है, बिल्कुल सही, तो सम्मानित विधायक को कलेक्ट्रेट में धरने में बैठना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहिए कि उस अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और उनको ये बोलना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी मैं आपकी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं और नहीं तो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करिए, ये भ्रष्टाचार कर रहा है, इसने काम नहीं किया, काम का पैसा खा लिया है। ये किसका चरित्र है? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देने का काम करते हैं। बस अब संक्षिप्त में आखिरी सवाल का जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी। अभी आपने बातों में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि 20 साल बाद आपको चुना गया है, मौका दिया आपको, तो उस मौके के लिए अब आपको भी समय चाहिए ताकि बहुत सारी बिगड़ी चीजों को ठीक किया जा सके। मैं इससे मतलब मैं रीवा से उठाते हुए अब मैं केंद्र सरकार के उस सवाल से जोड़ूंगी, इस पूरे देश से जोड़ना चाहूंगी इस सवाल को। जब 60 साल के बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई तो इतने सारे सवाल उस पर क्यों? मतलब क्या उस पार्टी को समय नहीं मिलना चाहिए उस रायते को समेटने के लिए? काइंड ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो अभी आप ही के जवाब से मैंने ये सवाल बनाया। बिल्कुल आपका सवाल सही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की सरकार के जाने के जस्ट बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। कोई भी सरकार जो वादा करती है उसको कायम करती, उस पे कायम रहती है। इस देश में जो भी विकास हुआ जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से चालू हुआ, चाहे वो भाखड़ा नंगल बांध से रहा हो, चाहे IIM से रहा हो, चाहे IIT से रहा हो, घेल हो, वेल हो, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सब कुछ एक दूरगामी सोच थी कि जब हमारे यहाँ विद्यालय होंगे, शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा, तो हमारे यहाँ के लोग बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थानों में जाएंगे और उद्योग लगेंगे, उद्योग में हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जिस वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में भारी बहुमत से आई, युवाओं ने वोट दिया, बुजुर्गों ने वोट दिया, महिलाओं ने वोट दिया, क्या एक भी मुद्दे पे खरी उतरी? आज महंगाई चरम सीमा पे है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और गैस सिलेंडर 400 रुपए था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर डांस करती थी, आज 1200 रुपए सिलेंडर हो गया। बहुत सारे सवाल हैं जो हम छोड़ देते हैं यहीं पर, क्योंकि इसके जवाब आप सभी के पास हैं। तो मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी सर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि रीवा महापौर हैं अजय मिश्रा जी, बाबा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका धन्यवाद भी करेंगे, ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे उनको, और ये भी जरूर उम्मीद करेंगे कि जितने सारे सवाल जाते जाते उन्होंने छोड़े हैं वो जवाब जनता को जरूर देंगे, अपने दावों के साथ, अपने वादों के साथ। फिलहाल के लिए खास मुलाकात में इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।